इस वीडियो में अपन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक के हैं। एनसीईआरटी के बाहर है बट पीवाईक्यू का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो एक बार अपन उनको डिस्कस करते हैं। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ और आपको चेक करना है कि वो 1 1 के लिए कंडीशन आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहली चीज ये है कि जो आपका फंक्शन है वो एक क्यूबिक फंक्शन है। तो एक जो क्यूबिक फंक्शन होता है उस क्यूबिक फंक्शन की एक खास बात होती है। वो खास बात क्या है कि अगर आप एक क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एक्स के कितने आंसर आएंगे, 3 वैल्यूज आएगी। तो वो जो 3 वैल्यूज हैं उसमें से कम एक वैल्यू, मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x मस्ट बी अ रियल नंबर, है ना। ये चीज याद रखना, x की जो एक वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो क्या होगी, मस्ट बी अ रियल नंबर। कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो रियल नंबर होगी ही होगी। मतलब जैसे मैंने यहां लिखा कि यार y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू 1 चाहिए मुझे। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मैं x के प्लेस पे क्या पुट करूं कि y का जो आंसर है 1 आ जाए। तो x के प्लेस पे क्या पुट करूं कि y का आंसर 1 आ जाए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप इसको सॉल्व करके x का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि यहां तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, x के 2 आंसर आ जाएंगे। मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि वो सिचुएशन जहां मैं अगर यहां पे लिख दूं कि x की वैल्यू y का जो आंसर है वो मुझे √2 चाहिए, तो क्या y का आंसर √2 पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है। भले आपको भी यहां से सॉल्व करने पे पता नहीं पड़ रहा कि √2 क्या वैल्यू पुट करने पे आएगा, लेकिन ये गारंटी है कि √2 आएगा। कम से कम x की एक वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसको पुट करने पर y का हर वो आंसर आ सकता है जो आप निकालना चाह रहे हो। जो भी आपको y का आंसर चाहिए यहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू होगी, एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू विल बी एग्जिस्ट। ये कंडीशन होती है क्यूबिक के अंदर, है ना। अगर आपको इसका आंसर चाहिए 4 तो यहाँ पे x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी है, रियल वैल्यू ऐसी है जिसको अगर आप यहाँ x के प्लेस से पुट करोगे तो y का आंसर वो आ जाएगा जो आपको चाहिए, है ना। मतलब y की कोई सी वैल्यू आपको चाहिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, वो यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू है जो आपको वो आंसर दे देगी जो आपको y का आंसर चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो एक टर्म है वो होती है आपकी जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आती है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अपना एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर एक टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो टर्म है इसका क्या सीन है, इस टर्म के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो चीज जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी। मतलब या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। ये आपको याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमेशा 0 या उससे बड़ी ही होगी, फिक्स है। ये क्यों होता है मैं आपको ब्रीफ में एक बार समझा देता हूं, बट स्टिल ये आपको याद रखना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार ये क्यों हो रहा है ऐसा। आप जो टर्म है उसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। फिर ये हाफ बाहर रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास। इसको आप ब्रेक करो, ये जो टर्म आपके पास लिखी हुई है इसको आप ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो, कि जो 2a स्क्वायर है इसके प्लेस पे आप लिखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जो 2ab है उसको एज सच कॉपी करो और जो 2b स्क्वायर उसको लिखो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है इसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हो। क्या जानते हो कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये जो दोनों टर्म है इनको मैं एज सच कॉपी कर रहा हूं, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है इसमें अब आप मुझे एक चीज बताओ, कौन सी टर्म है जो नेगेटिव होके रहेगी, कौन सी टर्म है जो नेगेटिव होके रहेगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सारी टर्म प्लस की है, जितनी भी टर्म यहां मेंशन है सब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इनमें से कोई सी भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस बात का मतलब क्या है, ये हमेशा आपके पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 0 कब होगा फिर,
ग्रेटर देन तो समझ में आ गया। जीरो कब होगा, जब ए और बी को आप जीरो ही लिख दो, लेट ए इक्वल जीरो बी इक्वल जीरो, सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। बट कंसेप्चुअली तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, ठीक। उसके बाद एक चीज और है, एक चीज और है, वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कई बार क्या होता है अपने पास एक अपन फैक्टर्स कर रहे होता है ना, उसको अपन जीरो से कंपेयर करते हैं, तो अपनी जनरली मतलब मैंने जो हैबिट देखी है वो क्या होता है, बच्चे इस 2x को जीरो में भेज देते हैं कि सर ये 2x तो जीरो में गया, तो यहां से 0/2x आया, इसको अपन ने जीरो लिखा और यहां से x के आंसर आ गए 1 और 2। ये गलत है। ये गलत क्यों है, आपने 2 को जीरो में भेजा होता, सिर्फ 2 को जीरो में भेजा होता तब तक भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो जीरो में जाएगा। लेकिन x तो वेरिएबल है, अगर आपने x को जीरो में भेजा तो फिर x-1 को ही भेज दो, x-2 को ही भेज दो, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है अपन उसको जीरो में नहीं भेजते, अपन ऐसे ही बोलते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये तो है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है आप उसको जीरो में कैसे भेज सकते हो, बट इसका जो मेन लॉजिक है वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये 2 है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब जो आपको करना चाहिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब वो चीज बता रहा हूं जो आपको करनी चाहिए, है। तो क्या होगा उसके अंदर देखना, जो आपके पास फैक्टर दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x, इधर लिखा है x-1 और इधर लिखा है x-2, ये इक्वल टू जीरो है, ये जो टर्म है वो आपकी इक्वल टू जीरो है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 2 है इसको तो आपने जीरो में भेज दिया, तो क्या बचेगा आपके पास x-1 x-2 इक्वल जीरो, यहां तक रहेगा x-1 x-2 इक्वल जीरो। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा आपके पास x-1 x-2 इक्वल टू जीरो, ये 2 यहां पे है, इस 2 को मैंने जीरो में भेजा, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, इस 2 को मैंने जीरो में भेजा तो कितना आ जाएगा, 0/2 कितना होगा, जीरो, ठीक। अब यहां पे एक चीज है, ये 2 जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मुझे पता है 2 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये मुझे पता है, इसलिए 0/2 को मैंने जीरो लिखा। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना, 2 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने 0/2 को जीरो लिख दिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो ही है, मतलब x जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो, नहीं ले सकते। x जीरो हो सकता है, किसने मना किया, 2 जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो 2 है, 2 जीरो कैसे हो सकता है, बट x तो जीरो हो सकता है, x तो वेरिएबल, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो x कैन बी जीरो, और अगर x कैन बी जीरो तो फिर ये क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। इसका कोई जवाब नहीं है, इसका आंसर ना 1 है ना इसका आंसर 0 है, ये एक नॉट डिफाइंड फॉर्म है जिसको आपको नहीं लाना, इसको हटाना होता है। जब आप पढ़ते हो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी टॉपिक, उसमें ये फॉर्म होती है, इसको हम हटाते हैं। तो अगर आपने इस x को जीरो में भेज दिया और आप 0/x को जीरो लिख रहे हो, तो टेक्निकली ये बात गलत है, या तो आप ये फिक्स करो, या तो आप ये फिक्स करो कि ये x जीरो हो ही नहीं सकता, तो भेज दो जीरो में, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि x जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, देन आप उसको जीरो में नहीं भेज सकते, इसलिए आप इसको जीरो में नहीं भेजते। क्लियर यहां तक। तो ये 2-3 पॉइंट जो मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बताया, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आपको y की कोई भी वैल्यू चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x हमेशा आपके पास होगा। मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन की, जब फंक्शन जो है, जो फंक्शन है आपका, वो यहां पे आप ध्यान देना, जो फंक्शन है आपका वो क्या दे रखा है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन की बात करो, आप यहाँ एन टू एन कर दो, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ रियल फंक्शन की। अगर आपको y का कोई भी आंसर चाहिए तो x की कम से कम एक रियल वैल्यू पॉसिबल है। आप नेचुरल नंबर पे आ जाओ, उन सब के बारे में बात नहीं चल रही, उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं है ना, रियल नंबर की बात चल रही है। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले में जो टर्म है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो ही होगी, ये बात आपको याद रखनी है। क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब ये वेरिएबल्स आपके पास में है तो हम उनको जीरो में क्यों नहीं भेजते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, अगर आपने x को जीरो में भेजा, अगर आपने x को जीरो में भेज दिया है तो आप इस बात की गारंटी लो, पहले प्रूफ करके बताओ लॉजिक के साथ कि ये जीरो नहीं है, इसलिए 0/x का मतलब जीरो है, वरना 0/0 एक फॉर्म होती है नॉट डिफाइंड, उसका तो आंसर ही नहीं होता है। तो अगर आपको श्योरिटी है कि जो टर्म वेरिएबल है वो जीरो नहीं हो सकती, भेज दो अपॉन में। श्योरिटी नहीं है तो आप उसको अपॉन में नहीं भेज सकते, ये बात याद रहेगी आपको।
अब जो आपका क्वेश्चन है उस पर आते हैं अपन। वो क्वेश्चन क्या है जो आपके 1 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा आपको कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एक फंक्शन है जिसको आपको चेक करना है कि ये 1 और ऑन टू में से क्या है। तो कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो देखना इसमें क्या होगा। सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो है fx, वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। x जो है वो एक रियल नंबर है, इस बात को याद रखना है, ये एक रियल फंक्शन है ना। तो सबसे पहले इसमें अपन जो 1 1 वाली थ्योरी है, 1 1 वाली थ्योरी क्या होती है कि लेट fx1 इक्वल fx2, देन आपको प्रूफ कर देना होता है कि x1 इक्वल x2, है ना। तो उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट fx1 इक्वल fx2। तो यहां से क्या बनेगा, ये x1 का क्यूब प्लस 5x1 प्लस 1 इक्वल x2 का क्यूब, इक्वल में क्या आ जाएगा आपके x2 का क्यूब प्लस 5x2 प्लस 1, यही होगा। फिर आप क्या करोगे, इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दोगे, क्या बनेगा आपके पास, x1 का क्यूब प्लस 5x1 इक्वल x2 का क्यूब प्लस 5x2। ये जो वैल्यूज हैं ये शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब प्लस 5x1 माइनस x2 का क्यूब माइनस 5x2, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ से पेयरिंग करेंगे तो जो लाइक टर्म है, मतलब जिनकी पावर सेम है उनकी पेयरिंग करेंगे, है ना। और यहाँ पे इनकी पेयरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब और प्लस 5x1 माइनस 5x2 इक्वल 0। इस चीज को ध्यान में रखना कि मैं आपको फिलहाल ये कैसे बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करना है, अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद यहां से आप फॉर्मूला लगाओ, क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो टर्म है इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, आपके 5 कॉमन निकल रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल 0। ठीक है यहाँ तक। अब आप ध्यान से नोटिस करो, अब आप ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पे इस जगह भी x1 माइनस x2 है और इस जगह भी x1 माइनस x2 है। तो आप क्या कर सकते हो, x1 माइनस x2 को कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो आप x1 माइनस x2 को कॉमन निकालो, ये x1 माइनस x2 का निकला आपके कॉमन, इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0, यही होगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ये जो x1 माइनस x2 है, अगर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इस बात का क्या मतलब है, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इस बात का क्या मतलब है कि या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल है, आइदर दिस इक्वल 0 और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो अगर ये 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, x1 इक्वल x2, और अगर ये 0 है तो फिर आपका आंसर कुछ और आएगा। लेकिन ये तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वही कंडीशन है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये मिनिमम 0 भी हो जाए तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 5, और 5 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बना इस बात का मतलब कि ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब x1 इक्वल x2 इज द ओनली कंडीशन लेफ्ट। x1 और x2 इक्वल होंगे, बस यही बचा है, बाकी सब जो कंडीशंस आई थी वो खत्म हो गई, वो नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको 0 में भेज सकते थे, तो एक ही कंडीशन बचेगी, x1 इक्वल x2। तो अगर आपने fx1 इक्वल fx2 माना है और आपका आंसर x1 इक्वल x2 आ गया है, सिर्फ x1 इक्वल x2 है, मतलब x1 इक्वल x2 इज द ओनली कंडीशन लेफ्ट, उसी केस में आपका फंक्शन जो है 1 1 होगा, वरना 1 1 नहीं होगा। बट ये सब्जेक्टिव के हिसाब से सॉल्व हुआ, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता जो कि आया हुआ है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आप एक थ्योरी याद रखना कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन is always 1 1, is always 1 1, है ना, is always 1 1। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज क्या हो जाएगा आपके 1 1।
तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्या मतलब होगा इस बात का, अब आप देखना, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा था एफ एक्स, वो किसके इक्वल दे रखा था, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये आपको एफ एक्स दे रखा, ठीक। अब आप क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो आपका एफ डैश एक्स है, ये क्या ग्रेटर देन जीरो है क्या, एफ डैश एक्स जो है वो क्या आपका ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल है, क्योंकि जो 3x स्क्वायर है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो है भाई, एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, तो उसको आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो प्लस का ही रहेगा। अब आप दोनों साइड 5 ऐड कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0 प्लस 5 मतलब 5, तो 0 प्लस 5 इसका मतलब ये जो आपका नंबर है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आपका क्या होगा, 1 1 होगा। तो अगर एमसीक्यू आए तब आप इसको नजरों से घायल करना, वो मत करना जो आपने अभी किया है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व किया। अगर आपका एमसीक्यू है, जैसे इस बार एमसीक्यू में ही था ये, तो फिर आपको बस डिफरेंशिएट करना है और इस बात को याद रखना है, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, ठीक है। और जो ऑन टू है, ऑन टू वाला पार्ट आसान है। जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये एक रियल फंक्शन दे रखा है। तो इस बात का इतना मतलब है कि आप इसको एफ एक्स को किसके इक्वल मान लोगे, वाई के, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। अब आपको जब ऑन टू चेक करना होता है तो अपन क्या बोलते हैं, एक तो थ्योरी ये है कि मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि आपको y की वैल्यूज से, मतलब y की वैल्यूज से क्या बन जाना चाहिए, आपका कोडोमेन बन जाना चाहिए। y की जो वैल्यूज है उससे अगर आपका कोडोमेन बन जाता है, y की वैल्यूज से अगर आपका कोडोमेन बन जाता है तो वो फंक्शन क्या होता है, आपका ऑन टू फंक्शन होता है, यही बोलते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रूफ करना है तो आप क्या करते थे कि लेट एफ एक्स इक्वल वाई, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बट यहां से एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है, तो आप फिर क्या कर सकते हो कि वो थ्योरी यूज कर लो जो यहाँ पे लिखी हुई है। वो क्या थी कि वाई की वैल्यूज से पूरा फंक्शन बनना चाहिए, y की वैल्यू से आपका पूरा कोडोमेन आ जाना चाहिए, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि ये जो आपका क्यूबिक फंक्शन होता है जो R टू R में डिफाइन एक रियल फंक्शन है, तो उसमें एक खास बात है कि इसकी एटलीस्ट एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब आपको y का जो भी आंसर चाहिए उसके लिए यहाँ पे x की कम से कम एक वैल्यू है जिसको पुट करने पे आपका वो आंसर y का आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो मुझे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे आंसर चाहिए, तो आ जाएंगे क्या, बिल्कुल आ जाएंगे। मैंने बोला ना आपसे y की कम से कम एक वैल्यू ऐसी है, सॉरी x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जिसको पुट करने पे y का वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, रियल होना चाहिए। तो फंक्शन रियल है, इसका मतलब मुझे y के आंसर चाहिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। तो क्या यहाँ पे x है ऐसा, बिल्कुल है, क्योंकि एक रियल वैल्यू पॉसिबल है जो आपको y का वो आंसर दे देगी जो आपको चाहिए। लेकिन फंक्शन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बस आप वो बात लिख दो कि इट इज अ क्यूबिक, यहाँ पे बस आप वो चीज लिख दो कि इट इज अ क्यूबिक फंक्शन, है ना, इट इज अ क्यूबिक फंक्शन, यहाँ पे वो बात लिख दो कि इट इज अ क्यूबिक function. So there exists at least one value of x such that x equal alpha for which f alpha is equal to y, मतलब x की वैल्यू पुट करने में y का वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, मतलब ये आपका क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एमसीक्यू में आया तो आपको बस ये वाला पार्ट करना है जो बोर्ड पे किया हुआ है। सब्जेक्टिव में आया तो आपको 1 1 के लिए वो सब करना पड़ेगा जो इसके पहले वाली स्लाइड में किया हुआ था, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है वो R टू R में एक फंक्शन है, मतलब x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। तो आपको चेक करना है वापस से 1 और ऑन टू के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अगर आप एमसीक्यू के हिसाब से सोचना चाहो तो क्या होगा कि आपको एफ एक्स दे रखा है कितना,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो आप क्या निकालोगे एफ डैश एक्स, कितना आ जाएगा वो 2x माइनस 4। अब एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो या वो हमेशा लेस देन 0, इसका एक फिक्स आंसर नहीं है कि ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नहीं, ये ऑलवेज वाला काम नहीं है, ये कभी इंक्रीजिंग होगा कभी डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाली सिचुएशन है। कैसे पता लगा? अगर आप x की, ये लीनियर फंक्शन है, तो अगर आप x की वैल्यू जो है मान लो आपने यहाँ 4 लिख दी, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4, तो ये कितना -4, तो आंसर कितना आ गया 4 प्लस का आ गया। अब मैं x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है पुट कर दूं -1, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू -1 -4 -2 -4 -6, तो लेस देन 0 आ गया। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं होगा, इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं होगा, मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं है। ठीक, अब चेक करना है आपको ये ऑन टू होगा या नहीं होगा ना। अब आपको ये चेक करना है कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑन टू जो है उसके लिए क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, है ना। अब आपको ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें आपको ये चेक करना है कि ये आपका ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो कैसे करेंगे वो, सबसे पहले जो है ये एक इक्वेशन देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक खास बात है कि इनका आंसर जो है ना वो आप क्या, इसको एक मेथड होता है अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो मेथड क्या होता है कि आप पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जैसे एक्स स्क्वायर है ये -4x है, ये 4 है और ये 1 है, ये एमसीक्यू की अप्रोच बता रहा हूँ आपको ना। तो कितना हो जाएगा ये x -2 का होल स्क्वायर और ये +1, तो इसका मतलब क्या होगा जो आपका एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, x -2 के होल स्क्वायर +1 के इक्वल एफ एक्स है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ये R में दे रखा है ना, तो यहाँ पे ये जो x -2 का होल स्क्वायर है इसका सबसे छोटा आंसर क्या हो सकता है कि x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, सबसे मिनिमम आंसर इसका 0 है। तो इसका मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका सबसे छोटा जो आंसर आने वाला है वो एफ एक्स का कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी आपके 1 होगी। इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करूं कि जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर +1, ये आपको y दे रखा है। अब एक चीज आप लिख सकते हो, वी नो दैट कि जो x -2 का होल स्क्वायर है जो आपको दे रखा है यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो अगर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये जो टर्म है इसमें मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो इसको तो मैं y लिख सकता हूँ और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल 1। तो आपका जो आंसर है वो हमेशा y का क्या होने वाला है 1 से इनफाइनाइट। तो जो रेंज है वो 1 से इनफाइनाइट है। जो यहाँ पे आपको रेंज दे रखी है, रेंज क्या है आपकी, रेंज जो है वो तो है 1 से इनफाइनाइट, और ये है आपका एक रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन जो उसका मतलब क्या होता है, उसकी जो कोडोमेन है वो क्या होगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल नहीं है तो आपका ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये बात। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनमें क्या होता है 1 1 जो है वो तो आप बस ऐसे चेक कर लो कि डिफरेंशिएट करने पे आपका आंसर जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें क्या खास बात होती है कि आप उसको हमेशा एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उससे आपके पता लग जाएगा कि इसका आंसर कितने से स्टार्ट होगा कितने पे खत्म होगा, मतलब मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके कुछ आंसर्स आएंगे कुछ रह जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ R की, है ना। तो फिर ये उस केस में आपका ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ये चीज। चलो, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ए एक फंक्शन है, उस ए एक आपका सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ए बी आर सी डी एक रिलेशन दे रखा है आपको। उस रिलेशन, अगर वो रिलेशन जब इन ऑर्डर्ड पेयर पे लगेगा, ये रिलेशन जब इन ऑर्डर्ड पेयर में लगेगा तो ये आंसर मिलेगा। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है a, b, यहाँ पे लिखा हुआ है C, D। तो ये रिलेशन R जो है ये कैसे डिफाइन है कि ये a + d और b + c कर रहा है। a + d मतलब ये क्या कर रहा है, a + d का मतलब है
ये फर्स्ट को किस में ऐड कर रहा है, लास्ट में, फर्स्ट को किस में ऐड कर रहा है, फोर्थ में, और बी प्लस सी का मतलब क्या है, ये सेकंड को किस में ऐड कर रहा है, थर्ड में। ये रिलेशन है, पहले में आखिरी ऐड कर दो, सेकंड में थर्ड ऐड कर दो, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ये लॉजिक अब आपको लगाना है 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास लगाने में। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि जो ये इक्विवेलेंस क्लास की बात चल रही है, जो मैंने सिंबल लगा रखे हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास के लिए बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। ये आपका क्वेश्चन है। इसका मतलब आप a, b या c, d में से किसी एक को 1,3 मान लो। तो मैंने a, b को क्या मान लिया, 1,3 मान लिया, बीच में r है और इधर क्या लिखा हुआ है, c, d। यही क्वेश्चन है। अब क्या करना है, फर्स्ट में क्या ऐड करना था, लास्ट, पहले में ऐड करना है लास्ट, तो कितना बनेगा, आ जाएगा आपके पास 1 + d, और सेकंड में ऐड करना है थर्ड, तो क्या बन जाएगा 3 + c। यही होगा। तो अगर मैं शिफ्ट कर दूं डी, सी को इधर और 1 को इधर, तो क्या बन जाएगा, शिफ्ट करने पे साइन चेंज होंगे। तो यहां से जो d - c है, यहां से जो d - c है, वो किसके इक्वल आ गया, आपके 2 के। तो अब आपको d और c की वैल्यूज बतानी है इनमें से, जिनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर d 1 है तो 1 में से क्या माइनस करूं, इस 1 में से क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर जो है 2 आ जाए। पॉसिबल नहीं है। 1 में से आप कुछ उससे बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो 1 तो डी की वैल्यू नहीं हो सकता। अगर मैं डी को 2 बोलता हूं तो 2 में से क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अगर डी की वैल्यू 3 लेता हूं, अगर मैं डी की जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, डी को मैंने लिया 3, है ना, तो 3 में से क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे c किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि 3 - 1 कितना होता है 2। तो पहला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना है c, d की फॉर्म में, वो क्या बनेगा आपके 1,3। सेकंड, अगर मैं 4 लेता हूँ, जो वैल्यू है d की वो मैंने 4 ली, तो 4 में से क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए। 2 के क्यों पीछे पड़ रहे हैं अपन, क्योंकि d - c इक्वल टू कंडीशन अपने पास है ना। तो d अगर 4 है तो 4 में से क्या माइनस करें, तो 4 में से 2 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो c, d जो है वो कितना हो जाएगा, 2, 4। तो आपके पास जो इक्विवेलेंस क्लास है किसकी, 1,3 की, वो क्या हो जाएगी 1,3 एंड 2,4। मतलब अगर आप रिलेशन यहाँ लगा दोगे, इस जगह पे आप रिलेशन लगा दोगे ए बी आर सी डी में 1,3 आर 1,3 लिख दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। आप चेक में चेक कराते तो एग्जाम में नहीं करना है, बट आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो कर सकते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास में पहला क्या आएगा 1,3, तो वो क्या था, फर्स्ट में लास्ट को ऐड करो और सेकंड में थर्ड को ऐड करो, मैच कर रहा है, कर रहा है। 1,3 आर, अगला क्या था अपने 2,4, तो क्या होगा 1 + 4 5 होगा, और 2 + 3 पे कितना होगा 5 होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। ये आंसर सेम आएंगे ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपस में इक्वल है, ये बात सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 हो जाएगी। ठीक, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। डायरेक्ट एक जगह पूछ रखा है आपको, जो क्वेश्चन है 1.1 के अंदर, उसमें पूछ रखा है एक जगह फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, बट वो 1,3 की फॉर्मेट में नहीं है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन नहीं है ना। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है ऑन n क्रॉस n। n एक नेचुरल नंबर है, तो अब रिलेशन n to n में डिफाइन है। तो एक रिलेशन दे रखा है, आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंस है क्या। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यही तो बस बात का मतलब, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव कैसे करते हैं अपन भाई, रिफ्लेक्सिव की थ्योरी बताओ मुझे पहले आप। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि आप क्या चेक करते हो कि इफ a, बिलोंग्स टू r, मतलब a, जो गिवन रिलेशन है उसमें आपने x और y कोऑर्डिनेट को सेम पुट कर दिया, तो जो आंसर आ रहा है वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। वो आपको खुद चेक करना है कि ये जो आंसर बन रहा है x और y कोऑर्डिनेट को सेम करने पर क्या वो आंसर मैथमेटिकली और लॉजिकली सही है क्या। कभी मैथमेटिकली तो आपके इन जनरल होगा, बट कभी कभी लॉजिकल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे x इज ब्रदर ऑफ y, या x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, तो वहां पे लॉजिक लगेगा ना, कॉमन सेंस लगेगा। वरना लॉजिकली और मैथमेटिकली सही है तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन
देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये थ्योरी है इसकी। एक बार मैं थ्योरी वाला पार्ट लिख दूं, उसके बाद जो सिमेट्रिक वाला होता है, सिमेट्रिक वाला क्या होता है? सिमेट्रिक वाले के अंदर जो आप क्या करते हो, लेट, मतलब ये जो आंसर आएगा ए कमा बी बिलोंग्स टू आर मानने पर उसको सही ही मानना है और इक्वेशन 1 डालना है ना। उस इक्वेशन 1 से अगर आप बी कमा ए बिलोंग्स टू आर का आंसर निकालो, मतलब ए कमा बी बिलोंग्स टू आर से जो भी आया उसको मैंने सही मान के इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं यहां लगा रहा हूं इफ, मतलब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से जो आंसर आ रहा है वो सही है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो आंसर आएगा उसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा और उस इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 के आंसर से निकाल पाया, मतलब इक्वेशन 2 का आंसर कैन बी डेराइव्ड यूजिंग इक्वेशन 1 का आंसर, देन इट विल बी ए सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज नॉट। ये इंडिविजुअली ट्रू है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से आ जाए उससे मुझे मतलब है। ये चीज होगी। उसके बाद जो आपकी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के अंदर जो है वो क्या होगा कि आप सबसे पहले मानोगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो भी आंसर आएगा इक्वेशन 1 मानोगे सही ही मानना है ना। फिर यहाँ लेट का मतलब है जो भी आएगा सही है। फिर लेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसको इक्वेशन 2 डालोगे, इससे भी जो आएगा वो भी सही है। लेट का मतलब है आपने ये जो ए कॉमा बी है इसको इस रिलेशन में मान लिया है, मानने का मतलब सही है वो, तो जो भी आप लिख रहे हो सही लिख रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या है, इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, यहां मैंने लिखा है इफ, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का आंसर सॉल्व करने का प्रोसेस तो वही है जो ए कॉमा बी निकालने का है, जो बी कॉमा सी निकालने का है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा उसको मैं सही नहीं मानूंगा, उसको मैं इक्वेशन 3 डालूंगा। और अब मैं क्या चेक करूंगा, इसको सुनना, मैं क्या चेक करूंगा कि ये जो इक्वेशन 3 का आंसर है क्या ये इक्वेशन 1 और 2 को यूज करने से आ सकता है कि मतलब इक्वेशन 3 कैन बी डेराइव्ड यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। इफ यस देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ नॉट देन इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब इक्वेशन 3 का आंसर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करने से आना चाहिए, उनको ऐड करने से, उनको सब्ट्रैक्ट करने से, उनको डिवाइड करने से, उनको कंपेयर करने से, कुछ भी करने से उनके साथ, बट उनका यूज करके आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, यहां तक। अब जो मैंने लिखे हैं वो एक जनरल थ्योरी लिखी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये ए कॉमा ए की फॉर्मेट में नहीं है, पहला एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन बात सेम रहेगी। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को सेम करना, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, पहला ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सेम करना रिफ्लेक्सिव के लिए। अपना जो सिमेट्रिक है उसके लिए मैं क्या बोला था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा चेक करो, बी कॉमा ए भी आर के अंदर होगा क्या। यहाँ पे मैं ए कॉमा बी और सी कॉमा डी का जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 बोल दूंगा और फिर उनको पलट दूंगा, मतलब आगे क्या लिख दूंगा, सी कॉमा डी, पीछे क्या लिख दूंगा, ए कॉमा बी, है ना। और यहाँ पे क्या था आपने नोटिस किया, इधर भी बी है, इधर भी बी है, और लास्ट में इस बी को हटा देते हैं और ए और सी बचता है। तो यहाँ पे ये तो आपके एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है, यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो क्या करना है, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी पे जो भी आएगा इक्वेशन 1 सही मानना है। फिर सी कॉमा डी से शुरू करना है, सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ से जो आएगा उसको ई कॉमा एफ नया एलिमेंट ले लिया, वो इसी के अंदर है, एन क्रॉस एन के अंदर ही ई कॉमा एफ भी है, उससे जो आंसर आएगा सही मानना है। फिर जो सी कॉमा डी कॉमन लिया तो उसको हटाना है और ए बी और ई एफ में चेक करना है। अब ये बोल तो सब कुछ दिया, एक बार लिख लें, क्योंकि चैप्टर लिखने समझ में आता है, खास बात यही चैप्टर की, सुन के कम समझ में आता है, लिख के ज्यादा समझ में आता है। तो एक बार लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ए बी आर सी कॉमा डी, इसको नई स्लाइड पे लिख लेते हैं, काम करते हैं। ए बी आर सी कॉमा डी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी आर सी कॉमा डी वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी और बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी, ऐसा ही है क्या, एक बार चेक कर लें, है ना। क्या दे रखा है, ए बी आर सी डी अपने पास भी है, ए बी आर सी डी। फिर इधर क्या दे रखा है आपको, इधर दे रखा है आपको ए डी बी प्लस सी, अपने पास भी है ए डी बी प्लस सी। फिर इधर क्या चल रहा है, बी सी, और इधर क्या चल रहा है, ए प्लस। ये सही लिखा है ना। तो अब इसमें क्या चेक करना है आपको, इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसको पहले एक बार समझें कि ये जो इसने लिख रखा है वो आया कैसे, खुद को सॉल्व करना है ना अपने को। तो देखो क्या क्या तरीका हो सकता है, आप इसमें दिमाग लगाओ। इसने क्या किया है,
फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई किया है और सेकंड थर्ड को ऐड किया है ना। फर्स्ट इसको बोल रहा हूं मैं, ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, इसको बोल रहा हूँ मैं सेकंड, इसको बोल रहा हूँ मैं थर्ड और इसको बोल रहा हूँ मैं फोर्थ। इसको करने का, इसको समझने का एक मेथड और है, बट पहले वन मेथड एट ए टाइम कर रहा हूँ मैं ना, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट में क्या ऐड हुआ, फोर्थ। फर्स्ट में मल्टीप्लाई क्या हुआ, फोर्थ, और सेकंड में ऐड क्या हुआ, थर्ड। मतलब 1 into 4, 1 into 4 और सेकंड +3। पहला आखिरी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सुनो एक बार। पहला आखिरी से मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड में थर्ड ऐड हुआ। पहला आखिरी से मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हुए, सेकंड और थर्ड ऐड हुए। यहाँ पे उल्टा करो तो, मतलब जहां मल्टीप्लाई है ना वहां प्लस कर दो, और जहां प्लस है ना वहां मल्टीप्लाई कर दो। पहला फोर्थ में, इधर का याद रखो, पहला फोर्थ में मल्टीप्लाई, सेकंड थर्ड में ऐड। एक मेथड इसको समझने का एक और मेथड है, इसी वीडियो में लास्ट में करेंगे ना। तो पहले और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उधर प्लस, जो प्लस है वो इधर मल्टीप्लाई। क्लियर यहाँ तक? आप ये दिमाग लगाएं यहाँ पे एक बार, है ना। तो रिफ्लेक्सिव हेडिंग डालते हैं, रिफ्लेक्सिव हेडिंग डालते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास इफ a, b आर a, b, है ना। आपको दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम करने पड़ेंगे। अगर ये सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होता तो मैं बोलता दोनों कोऑर्डिनेट सेम करो। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम करो। ठीक आ रही बात, समझ में आ रही है यहाँ तक? तो देखना क्या होगा, क्या था, पहले में क्या ऐड करना है, पहले में क्या मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ। तो पहला में मल्टीप्लाई हो गया फोर्थ, और सेकंड में क्या ऐड करना है, थर्ड, है ना। तो सेकंड में ऐड कर दिया मैंने थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड और थर्ड ऐड होंगे, है ना। अब सेम यहाँ पे लगाओ, क्या बोला था मैंने, जिनके बीच में मल्टीप्लाई है वो क्या कर देना, प्लस कर देना। जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उसको प्लस कर देना, और जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई करना। और फिर ये चेक करना मैथमेटिकली और लॉजिकली क्या जो लिखा आ रहा है वो सही है क्या। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी ए भी है, यहाँ a+b, ये सही सेम लिखा है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि आप पहला जो आपका आंसर है उसको सही मानोगे। आप अज्यूम करोगे लेट a, b आर c, d, जो भी आंसर आएगा सही मानना है। तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट में 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये a × d, सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, और यहाँ अब जो मल्टीप्लाई में है उनको प्लस में लिख दो, और जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई में लिख दो। इक्वेशन 1 है, सही मानना है। इक्वेशन जो आपकी 2 है, मतलब जो इफ वाला पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, c, d आर a, b, यही होगा। तो क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ जो है, फर्स्ट और फोर्थ जो है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सी और फर्स्ट और फोर्थ क्या आपका, c और b, है ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ सी और बी को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, और सेकंड और थर्ड मतलब डी और ए को ऐड करना है, इक्वल। अब जहां जो मल्टीप्लाई में है वो किस में जाएंगे, प्लस में, और जो प्लस में है वो किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में। ये आपकी इक्वेशन 2 जो है, ये आपकी इक्वेशन 2 जो है ये सही माननी नहीं है। ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन 1 से आ सकती है क्या। तो चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी, यहाँ पे डी प्लस है, यहाँ पे डी प्लस है, यहाँ सी प्लस बी, यहाँ सी प्लस बी, यहाँ डी ए, यहाँ डी ए। ये इससे आ नहीं सकती, ये यही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 कैन बी डेराइव्ड यूजिंग इक्वेशन 1, सो आवर फंक्शन इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक। एक मेथड और है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी अपन करेंगे, है ना। अब लास्ट में क्या रहेगा अपने पास, अगला जो मेथड है ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव जो आपका मेथड होता है उसमें आप क्या करते हो कि इधर मतलब ए बी, बी सी और फिर ए सी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, a, b, b, c देन a, c। तो ये यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो अपन क्या दिमाग लाएंगे, तो इसके लिए एक बार आप देखना कि सबसे पहले जो आपको ट्रांजिटिव चेक करना है,
तो रिलेशन जो है वो क्या दे रखा है आपका a कॉमा बी आर सी कॉमा डी, उसका मतलब क्या है ए डी बी प्लस सी, और जो आप मल्टीप्लाई में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो, ये रिलेशन आपको दे रखा है ना। तो सबसे पहले यहीं पे लगा दूं कि लेट ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो उसका मतलब ये आ गया आपके पास है ना। तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी है ना। इसको अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं ना। तो ये जो है वो आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1 है ना। अज्यूम कर लेता हूं मैं कि ये जो है मेरी इक्वेशन 1 है, ठीक। इक्वेशन 2 जो है वो क्या मानेंगे कि लेट सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ भी उस रिलेशन से आ रहा है, एन क्रॉस एन से ही आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब बनेगा आपके फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ सी इंटू एफ, और सेकंड और थर्ड ऐड होंगे। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में, और जो यहाँ प्लस में है वो किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। ये इक्वेशन 2, इनको सही मानना है, इनमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये जो भी लिखा है सब सही है। अब आपको चेक क्या करना है कि जो आप इक्वेशन 3 निकालोगे, इफ अब ये जो कॉमन था, ये जो आपका कॉमन एलिमेंट है, ये और ये, इसको हटा देते हैं। वो तो ना ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, देन ए कॉमा सी, तो बी कॉमन था, हट जाता है। तो यहाँ पे सी कॉमा डी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कॉमन है, तो ये हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए कॉमा बी, इस जगह पे आप क्या करोगे, इस जगह पे एक मिनट आप देखना बोर्ड पे, इस जगह पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे मानना है इफ ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ। अब इसको आंसर निकालो, जैसे आपने इन दोनों का निकाला है वैसे इसका निकालो, जैसे आपने इन दोनों का निकाला है वैसे ही इसका निकालो। बट ये चेक करना है, उसको सही मानना नहीं है, ये चेक करना है कि वो इक्वेशन 1 और 2 से आ सकते हैं क्या ना। तो क्या करेंगे इसके अंदर, पहले में फोर्थ को a इंटू एफ मल्टीप्लाई, और सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे ऐड, और अब जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक। अब आपको मुझे बताना है कि क्या इक्वेशन 3 कैन बी डेराइव्ड यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। दिमाग लगाना है और मुझे इसका आंसर बताना है। सोचना कैसे है, आपको आंसर में क्या नहीं चाहिए, सी और डी मुझे आंसर में नहीं चाहिए। ये यहाँ पे जो डी आ रहा है, यहाँ पे जो सी आ रहा है, यहाँ पे जो सी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो ये कैसे हटेंगे ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हो, कुछ माइनस करना है, जो भी आपको करना है वो आपका अलाउड है। आपको मुझे बताना है कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या मैं इक्वेशन 3 निकाल सकता हूं क्या। डिवाइड करके निकालना है, डिवाइड करके निकालो। मतलब जैसे मैंने यहाँ बोला कि आपको करना क्या है, इसके अंदर यहाँ से आपको COD हटाना है। वो कैसे हटेंगे ये आपको दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाने का प्रोसेस में बताऊं या आप ट्राई करोगे और उसको अगले वीडियो में बताऊं, बोलो क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। आंसर इसका क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, और ट्रांजिटिव होने के बाद ये इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें आप दिमाग लगाओ। हिंट क्या है, इक्वेशंस जो है वो डिवाइड कर सकते हो और दिमाग भी लगा सकते हो, बट इक्वेशंस डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। अब जो मैं बार बार आपसे एक बात बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, वो दूसरा मेथड क्या है उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वो आपको दे रखा है कि ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। अच्छा मुझे कमेंट करके बता देना कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वरना फिर मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अगली वीडियो की शुरुआत उस क्वेश्चन के ट्रांजिटिव वाले पार्ट से कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या दे रखा था उन्होंने कि ए फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई थे, सेकंड थर्ड प्लस थे, फिर यहाँ पे ये प्लस थे, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यही था। तो इसमें अपन एक चीज कर सकते हैं कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, ये ए डी बी, और ये क्या बन जाएगा, ए डी सी है ना। कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, ए बी सी, और ये क्या बन जाएगा, डी बी सी। पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बी अपॉन ए बी सी डी, ए डी सी अपॉन ये चारों ए बी सी डी कहाँ से आ गए, ई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन अभी फिलहाल मैंने लिख के दिया है उसमें जो वेरिएबल थे उन सभी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, वन अपॉन बी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ए डी सी और ए
डी सी कैंसिल हो गई तो क्या बचेगा, इस जगह कैंसिल सही किया ना अपन ने, नहीं इस जगह कैंसिल सही नहीं किया है अपन ने, है ना। तो पहले उसको एक बार सही करें, है ना। तो सही करो एक बार, क्या होगा उसके अंदर सही करने के प्रोसेस में, कैलकुलेशन सही कर दो एक बार में, है ना। तो देखना एक बार आप बोर्ड पे, जो यहाँ लिखा हुआ है अपन ने, यहाँ पे क्या था आपके पास ए, इस जगह क्या था आपके पास ए डी बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी सी डी, है ना। तो ए डी बी और नीचे भी ए डी बी है, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1/c, है ना। ऊपर ए डी सी है तो ऊपर क्या नहीं है, बी नहीं है, तो नीचे क्या बच जाएगा आपका 1/b बच जाएगा। ए बी सी है तो क्या बच जाएगा 1/d, और डी बी सी है तो क्या बच जाएगा 1/a। जो कांस्टेंट वेरिएबल आपका ऊपर नहीं है वो नीचे बच जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को समझने का दूसरा तरीका हो गया। क्या तरीका है ये, कि इस क्वेश्चन को अपन ने रीडिफाइन कर दिया। कैसे रीडिफाइन कर दिया, कि आपको दे रखा है ए बी आर सी कॉमा डी, तो अब इसका आंसर आपको क्या लिखना है 1/b प्लस 1/c इक्वल 1/a प्लस 1/d। अब ये नहीं सोचना है कि हमारे दिमाग में एग्जाम में कैसा है, सोचना तो पड़ेगा, दूसरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका एक जो शुरुआत वाला मेथड है जिसमें आपको ये सब नहीं करना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये एक और मेथड इसका पॉसिबल है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो दिमाग में आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम चलेगा नहीं, नए क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो वो डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, और कोई व्यवस्था नहीं। जितना पेन चलेगा उतना आपके दिमाग में नए क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी, है ना। तो इसका तो यही इलाज है। अब ये रिलेशन क्या बना, 1/b प्लस 1/c और 1/a प्लस 1/d, फर्स्ट और लास्ट इनवर्स होके ऐड हो गए, सेकंड और थर्ड इनवर्स होके ऐड हो गए। ये भी इजी है, ज्यादा इजी है। तो क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि इफ ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ये समझ लो आप, सेकंड थर्ड का इनवर्स, सेकंड क्या है आपका 1/b, थर्ड क्या है 1/a, फर्स्ट क्या है 1/a, फोर्थ क्या है 1/b। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम नंबरिंग बोल रहा हूँ, ये सेम है, ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है लेट ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो क्या बनेगा इसका आंसर, फर्स्ट और थर्ड इनवर्स होके ऐड होंगे तो 1/b प्लस 1/c, फर्स्ट और फोर्थ भी इनवर्स होके ऐड होंगे तो 1/a प्लस 1/d। इक्वेशन 1 डालना है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, ये जो इसको इनवर्स लिखना है कि इफ, इनवर्स लिखो इसको, क्या बन जाएगा c कॉमा डी आर ए कॉमा बी। फ्रेम में तो हूं ना मैं, मतलब मैं न्यू, क्वेश्चन तो है ना फ्रेम के अंदर, हाँ क्वेश्चन तो है। तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट और फोर्थ जो है इनवर्स होके ऐड होंगे 1/c प्लस 1/b, और ये 1/d प्लस 1/a। क्या इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से डेराइव कर सकते हैं, इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से आ सकती है क्या, 1/b 1/b 1/c। अच्छा ये तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 ही है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि विच कैन बी डेराइव्ड यूजिंग इक्वेशन 1, सो इट इज सिमेट्रिक। ये जो है आपका सिमेट्रिक भी होगा, सही बात यहां तक। उसके बाद बचा अपने पास ट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव है उसके लिए क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ट्रांजिटिव जो है उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे था क्वेश्चन ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, और इसको मैंने क्या लिख दिया था, सेकंड और थर्ड इनवर्स होके ऐड होंगे, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो इनवर्स होके ऐड होंगे। तो अब इसमें लगाओ, अच्छा इसको ऐसा करेंगे, लेट मान के पहली इक्वेशन बोल दें, है ना, थोड़ा समय बचेगा अपना, है ना। उसके बाद जो है अगला क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, तो क्या है फर्स्ट में क्या ऐड होगा आपके पास फोर्थ, और सेकंड में क्या ऐड होगा इनवर्स होके थर्ड। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों सही है, इनको सही ही मानना है आपको। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, इफ लिखाना है, इफ लिखना है, सॉरी लिखाना नहीं लिखना है। और क्या करना है, इधर आ जाएगा आपके ए कॉमा बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई कॉमा एफ, जो कॉमन है उसको अपन हटा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये पहले में आखिरी ऐड करो इन्वर्स करके, और जो आपका सेकंड है उसमें भी आप ऐड करो इन्वर्स करके सेकंड और थर्ड को। अब आप मुझे कृपया ये बताएं कि आप इसको मैं पूरा निकालूंगा, इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना, वरना पता लगे ट्रांजिटिव हुआ ही नहीं सर हमसे। तो ये वाला पार्ट में करूंगा, है ना।
तो अब आप मुझे बताओ कि इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 और 2 से आ सकती है, मतलब आनी तो है ही, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन तो प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो कैसे लेके आए, सोचना क्या है, आंसर में ए बी ई एफ आ रहा है, मतलब क्या गायब करना है, सी और डी हटाना है। तो कोई व्यवस्था बताई जाए जिससे सी और डी जो है वो आपके हो जाए एलिमिनेट, सी और डी जो है वो क्या हो जाए आपके एलिमिनेट। तो क्या व्यवस्था है, कृपया आप मुझे बताएं। इन इक्वेशंस को ऐड करूं या इन इक्वेशंस को माइनस करूं, जो आप बोलोगे। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो ऐड करने पर तो 1/c में 1/c ऐड होगा, बट मुझे 1/c को हटाना है। ऐसे 1/d से 1/d अगर मैंने इक्वेशंस को ऐड किया तो रहेंगे, मुझे गायब करना है। तो गायब कैसे करूंगा, माइनस करके। तो क्या करना है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन लिखने की कोशिश है ना, इक्वेशन 1 में से क्या माइनस करोगे आप, इक्वेशन 2। इक्वेशंस कैसे माइनस होती है, एलएचएस में से एलएचएस माइनस होता है और आरएचएस में से आरएचएस माइनस होता है। तो एलएचएस क्या है, 1/b प्लस 1/c, पहली इक्वेशन का माइनस करो एलएचएस दूसरी इक्वेशन का, वो क्या था 1/e, फिर इक्वल आरएचएस क्या है आपके पास 1/a प्लस 1/d, उसमें से माइनस करो आरएचएस 1/d प्लस 1/e, है ना। तो क्या होगा, ये आप ब्रैकेट को ओपन करो, 1/b प्लस 1/c माइनस 1/c माइनस 1/e और 1/a प्लस 1/d माइनस 1/d माइनस 1/e। ठीक, तो 1/c जो है उससे 1/c कैंसिल और 1/d से 1/d कैंसिल, तो क्या बचा, कलर चेंज करेंगे भाई, क्या बचेगा आपके पास अब यहाँ पे 1/b माइनस में कितना आएगा 1/e इक्वल 1/a 1/a, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, एक बार चेक करो, 1/c प्लस 1/e, पहचा 1/c प्लस 1/e, उस जगह गलत लिख दिया मैंने, उसको सही करते हैं। फर्स्ट में क्या ऐड करना था, फोर्थ, और तो फर्स्ट में फोर्थ ऐड करोगे अगर आप, तुम बताते भी नहीं हो है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/c प्लस 1/f और यहाँ पे 1/d प्लस 1/e, है ना। तो 1/c प्लस 1/f, ये जो है f है ना, 1/c प्लस 1/f और 1 मतलब फर्स्ट में फोर्थ इनवर्स होके और सेकंड में थर्ड इनवर्स होके ऐड होगा। तो यही जो इक्वेशन जब माइनस करोगे तो एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा 1/e, है ना। तो इसको हटा के जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/e, तो यहाँ पे हटाओ और इसको लिखो आप 1/ क्या लिखना है f, ठीक है। और यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो इधर क्या चेंज हुआ, इधर इस जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1/e, यही था ना अभी, फर्स्ट में ये हुआ सेकंड थर्ड हुआ, तो यहाँ तो 1/e लिखा हुआ है। तो अब 1/c से 1/c कैंसिल, तो इसके प्लेस पे e जो है उसके प्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा f, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका 1/f, है ना। तो क्या बचा 1/b 1/b, इसको हटाओ यहाँ से, नजरों से दूरी कर दो इसको, है ना, कलर चेंज करना सही नहीं है मेरे लिए, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखना आप क्या बचेगा 1/b माइनस 1/f और इधर क्या रहेगा आपके पास 1/a माइनस 1/e, यही था। इनको एक बार प्लेस चेंज कर दो, तो ये माइनस की टर्म में शिफ्ट हुए किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये 1/a प्लस कितना हो जाएगा 1/f, ठीक है यहाँ तक। तो आपका जो आंसर है ये क्या इसका ही आंसर है क्या, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन 3 थी 1/a प्लस 1/f और 1/b प्लस 1/e, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इक्वेशन 3 है उसको मैं किससे लेके आऊं, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। कैलकुलेशन करते वक्त, डेटा लिखते वक्त ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट करे करना, वरना क्या होता है गलती हो जाएगी और आपको पता नहीं पड़ेगी तो दिक्कत है ना। तो ये इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर ट्रांजिटिव वाला पार्ट पहले वाले मेथड से नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जो अगला वीडियो बनाएंगे शुरुआत अपन उसी से कर देंगे या उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, एग्जाम बिल्कुल पास है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। मैथ्स में धमाका नहीं होता है, बट पीवाईक्यूज तो करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, और आपको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है उस पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।